अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपको ये थोड़ी सी सेटअप अजीब सा लग रहा है तो उसकी रीज़न ये है कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ तो फ़ोन की फ्लैश लाइट भी आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बता दिया था कि यार मेरा OBS स्टूडियो नहीं चल रहा और आप में से यार किसी ने मुझे अप्रोच तक नहीं किया कि भाई आप OBS स्टूडियो को इससे ठीक करें। बहुत बुरी बात है ये, प्लीज़ मुझे बता दो। मैं इस वीडियो में भी कहूँगा मुझे बता दो OBS नहीं चल रहा, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वेल डन सरफराज अहमद यार। वैसे सरफराज अहमद यार, सरफू तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ जो तुमने किए और जो आपने इस मैच में किए, स्टंपिंग छोड़ी, मिस चांस किए, कैचेस ड्रॉप, सारे माफ कर देते हम आपको। आपने इतना ब्रिलियंस, शेयर ब्रिलियंस के साथ आपने बैटिंग की है यार। देखो, जब आप किसी का हक मारते हो ना तो अल्लाह आपके साथ यही करता है। आप मेहनत करते रहो, इन रिवॉर्ड आपको अल्लाह उस जगह पे पहुंचा देते हैं जहां पे सारी दुनिया आपकी वाह वाह कर रही होती है। सरफराज अहमद ने ये जो इतनी तगड़ी क्रिकेट खेली है, इसकी दो रीजन है। एक तो वो खुद कराची के हैं, तो उनको कराची की पिचेस का पता है कि यहाँ पे स्पिन बहुत गंदा होता है, यहाँ पे स्पिन की विकेटें बड़ी अजीबो गरीब से होती हैं, बॉल कभी भी अनइवन बाउंस है, पता नहीं होता, कभी भी बॉल बाउंस कर सकती। तो उन्होंने अपना टेम्परामेंट शो किया, अपना फॉर द फर्स्ट प्लेस उन्होंने अपनी क्लास शो की और अपना एक्सपीरियंस शो किया, अपना तजर्बा जाहिर किया कि भाई मुझे पता है, मैं वो 35 ईयर्स के हो चुके हैं। तो वो जब आप इतने बड़े हो जाते हैं तो आप न्यूरॉन्स को, अपने नर्व्स को काबू रख पाते हैं जितना मर्जी प्रेशर हो। दूसरा, उनके साथ जिस तरह बैटिंग के सौ शकील है, माइंड ब्लोइंग यार। एक बात यार, PCB से मेरी गुजारिश है, देखो कराची के लड़कों के साथ ज्यादतियां ना किया करो। ये टेस्ट मैच और इससे पिछला टेस्ट मैच, ये दोनों टेस्ट मैचेस आपको कराची के लड़कों ने आपको जिताया, सऊद शकील और सरफराज अहमद। और ये वाला टेस्ट मैच तो प्योर इन दोनों बैट्समैनों ने जिताया है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में सऊद शकील ने 125 स्कोर किया था तो पाकिस्तान 400 तक गया था। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में सरफराज अहमद ने जो 100 रन की, आप समझ लें, इतनी बड़ी इनिंग्स खेली है, इसका भी कोई नियम बदल नहीं है। और ये दोनों सेंचुरी ने पाकिस्तान को बचाया। अगर आप इस टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सऊद शकील इस टेस्ट मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर है, 125 नॉट आउट। और थर्ड पे आते, लास्ट नंबर पे सरफराज आते, वो आउट हो चुके थे। वो भी एक मिसहैप हो गया था, उन्होंने वो उसको लेग साइड पे खेला, ग्लव्स लग गया, आउट हो गए, वो एक मिसहैप हो गया था। लेकिन जब तक सरफराज अहमद खड़े थे पाकिस्तान काफी हद तक मैच के अंदर था। और जब वो आउट हुए तब पता चला कि भाई पाकिस्तान की बैटिंग कितनी नंगी है, कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की सऊद शकील ने भी और सरफराज ने भी, दोनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और ना भूलें, सऊद शकील जितना स्लो खेलता है पाकिस्तान को यही रिक्वायर्ड था। सऊद शकील ने फर्स्ट इनिंग्स में 350 गेंदों पे 100 स्कोर किया है। जो सेकंड इनिंग्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, या 150 गेंदों पे 32 किया। मैं कुछ तंकीद नहीं कर रहा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट यही थी। आप इतनी बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, आपको इतनी बड़ी टीम नहीं है कि आप जाके वो चेज कर लेंगे। इतना आप पाकिस्तान के अंदर गूदा नहीं है, इतनी बड़ी टीम नहीं है हमारी। आपकी डिफेंसिव अप्रोच थी, आपने डिफेंसिव भी खेलना था, उसके हिसाब से सऊद शकील बेस्ट प्लेयर है भाई। जितना डिफेंस वो करता है विद टेक्निक, इतनी खूबसूरती से यार वो बंदा कराची की पिचेस पे, समझ ही नहीं आती यार ये हमें कहां से मिल गया हीरा। तो हैंड्स ऑफ टू सऊद शकील एंड सरफराज अहमद कि आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। और ये PCB के मुंह पे तमाचा है कि आप जिसका रास्ता रोकते हो, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की यही शान है, आप जिसका रास्ता रोकोगे उसको वो मिल जाएगा, लेकिन जो रोक रहा था ना रास्ता, फिर अल्लाह उसको कर देता है। अच्छा, इस टेस्ट मैच में एक बहुत बुरी सी इंसिडेंस हुआ कि इमामुल हक साहब, जो इंजमामुल हक साहब के भतीजे और इंजमामुल हक की बहुत बड़ी पर्ची हैं, उन्होंने बाबर आजम को रन आउट कर दिया। देखो, रन आउट करने का कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन असल में मसला ये है कि भाई एक तो तूने उसको रन आउट करा दिया, ऊपर से जब वो आ गया और रन आउट हो गया, फिर तू ही चीख रहा है, भाई तू क्यों इधर आया, मैं तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। भाई साफ जाहिर हो रहा है कि आप भी आधी क्रिसा का भाग चुके थे, लेकिन बाबर आजम क्योंकि ज्यादा स्पीड से भागते हैं आपसे, उनकी ज्यादा फिटनेस है आपसे, तो वो दूसरे एंड तक पहुंच गए। आप चूंकि अपने एंड के बहुत करीब थे, इसलिए फौरन भाग के आपने वहां पे अपने आप को सेव कर लिया और आपने उनको आउट करवा के उन्हीं पे ही आप खड़े, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर हरामी देखो इमामुल हक की, ये तो अब घर वाली बात हो गई। फिर तो घरेलू टीम बना लो अपनी सारी के साथ। इस टेस्ट मैच में हमारे हसन अली साहब की वापसी हुई है। हसन अली की जो टेस्ट में जो वापसी हुई है उसमें उनकी फॉर्म तो वापस नहीं आई, अलबत्ता उनका मुजरा वापस आ चुका है और उन्होंने इसमें बहुत सारे मुजरे किए हैं, पिच में भी मुजरे किए हैं, पिच के बाहर भी मुजरे किए हैं और खूब सारे उन्होंने डांस और नाच गाना किया है। अलबत्ता फॉर्म तो उनकी वापस नहीं आई। तो मुझे समझ नहीं आई कि उनकी यहाँ पे वापसी का क्या मकसद था, कि बाबर आजम साहब थोड़ा सा वो मुजरा देखना चाहते थे, तो वो हसन अली साहब आके भाई आगे तू थोड़ा मुजरा कर लेता टेस्ट मैच में, थोड़ी सी ज़रा तू हीट अप कर रहा मोमेंट को। जबकि मुझे समझ आ रही किसके लिए मुजरा कर रहा है, स्टेडियम में सारा हाल ही है, जबकि कराची में यह टेस्ट मैच फ्री था, यानी कि जो आएगा उसको अंदर फ्री भर दिया जाएगा। फिर भी कराची के लोग नहीं, एंड के दिन में अगर कोई कराची के लोगों ने अगर कोई आखिरी दिन के आखिरी सेशन में अगर
कोई भरभूर दिया था, वरना कराची का स्टेडियम खाली था। और वो आए भी क्यों? उनको पता है या तो टेस्ट में ड्रा होना है या तो हारना है, या तो पाकिस्तान अगर बहुत ही दिलेराना क्रिकेट खेल ली, बहुत ही दिलेराना कोई फैसले कर लिए तो ड्रा हो जाएगा, वरना हारना है। तो लोग क्यों आए? वो भी 8 घंटे अपने बर्बाद करने के लिए इतनी महंगाई के दौर। पिचेस पे बात करते हो, खुदा का वास्ता भाई पिचेस को बेहतर कर लो, पिचेस बेहतर कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रीन घास भर के ऑस्ट्रेलिया की तरह सिडनी और होबार्ट की पिच बना के बैठ जाओ। भाई आपके बैट्समैन ये स्पिनिंग पिच ही खेल सकते हैं, आपके बैट्समैन फास्ट पिचेस के हैं ही नहीं, इनके अंदर इतना दमगुदा है ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की ग्रीन विकेटों पर ये खड़े हो पाए। हम आपसे ये कह नहीं रहे कि आप ग्रीन विकेट बनाए, शायद अफरीदी कह रहे हैं विकेट बना रहे हैं, तेज बनाएंगे, ठीक है, एक हद तक हम मान सकते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, ओके आई एग्री, आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो आप फास्ट पिचेस बना ले। क्या आपके बैट्समैन खड़े हो पाएंगे? आपके बैट्समैन पाकिस्तान की फट्टा पिच पे नहीं खड़े हो पा रहे, आपकी बैट्समैन की इतनी टेक्निक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की फट्टा पिच पे बैटिंग कर पाए, और आप सोच रहे हैं कि ग्रीन पिच बनाएंगे। उनसे तो खेला नहीं जाना उधर, आप बुलाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, वो तो आदी हैं, उन्होंने आपको आपके घर में ये फट्टा पिच में जलील किया है। ग्रीन विकेट बना लेंगे ना तो आपके बैट्समैन 10 रन पे सारे आउट हो जाएंगे। आपको पता नहीं कि बाहर जाके हमारा क्या हाल होता है। अभी ये आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला है होम सीरीज का, वो भी ड्रा हुआ है। अब पाकिस्तान का 2024 में जाके होना है, इस साल ये आखिरी था, इसके बाद पाकिस्तान बाहर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है और आगे भी ये टेस्ट सीरीज है। तो हमें पता है कि अब हम नंगे होने जा रहे हैं और हम टेस्ट सीरीज अब हमने हारनी है। इसके ऊपर साइमन डुल ने भी एक बात की है और मैं एग्री करता हूँ उस बात से, क्योंकि साइमन डुल ने वकार यूनिस के साथ बैठे हुए थे, उसके साथ वो साइमन डुल ने कहा कि क्या पाकिस्तान या पीसीबी इस तरह की पिचेस बना रहा है कि सिर्फ उसमें बाबर आजम रन बनाए और वो अपना पर्सनल स्टैट, पर्सनल रिकॉर्ड बेहतर करे, एंड वाइस वर्सा विद इमाम फखर वगैरह वगैरह वगैरह। और तो उस पे हमारे जो वकार यूनिस साहब हैं, जो वैसे ही समझ नहीं आती कि ये क्या आदमी है, वो कहते कि नहीं जी, अरे जी हजूर साहब आप गोरे हैं जी, आपकी बात पे दम तो है, लेकिन क्या करें हमारी पिचेस जैसे अभी नई क्रिकेट आई है पाकिस्तान में, नए टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही, हम इतने जोश में आए हुए कि पिचेस को हम भूले हुए। आई एग्री कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बहुत टाइम के बाद आई है, बहुत अच्छी बात है, हम मुताबिले हुए, लेकिन कम से कम पिचेस को बेहतर होना चाहिए। तो अभी वनडे भी इधर ही होने हैं, तो तैयार है ना न्यूजीलैंड तो मैं 450-500 स्कोर मारना है, वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे 500-500 स्कोर मारते थे इतनी बाउंसी ट्रैक पे। तो भाई उन्होंने पाकिस्तान में आके कुछ 600-700 स्कोर का अंबार खड़ा करना पर करते रहना उसको, तो बहुत अच्छी बात है। साइमन डुल ने ये बात की है, ये पीसीबी के मुंह पे तमांचे है। वकार यूनिस की साइमन डुल के सामने वो बोल नहीं पाया, उसके सामने गूंगा बन गया था उस बेचारे के सामने। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान का चेहरा है वकार यूनिस, पाकिस्तान को डिफेंड तक नहीं कर पा रहा। ये जितने 92 के जमाने के प्लेयर्स हैं, इनसे गुजारिश है कि 92 की मेंटालिटी से निकल जाओ, खुदा का वास्ता 92 बस कर दो। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी और 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लो। इसी के साथ मैं बात करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा का वास्ता इलेक्ट्रॉनिक स्कोर कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगा दो यार। मुझे इतना दुख हो रहा था, कराची में एक मैच था, ये न्यूजीलैंड का ये फर्स्ट टेस्ट मैच, वो किसी प्लेयर की 50 हुई। तो अब मैनुअल स्कोर बोर्ड में क्या होता है कि एक बंदा फट्टे पे चढ़ता है, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ता है, पहले फट्टे पे चढ़ता है, फिर सीढ़ियों पे चढ़ता है और लोहे का इतना बड़ा स्कोर बोर्ड अपने हाथ से टांगने जाता है। जारी बात है, अब बैट्समैन ने 50 कर लिया, अब उसमें वो उस बंदे को पता चलेगा अच्छा वो फलां बैट्समैन ने 50 किया, फिर उस फलां बैट्समैन के नाम की स्लेट लगाने जाएगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर वो रन्स की स्लेट लगाने जाएगा, फिर उसको लगाएगा, उतारेगा, टेक्स टाइम। और कैमरामैन भी उसको वो दिखा रहा होता है उस टाइम जब वो लगा रहा होता है, वो वकार यूनिस सब हंस रहे हैं उस पे, बाजिद खान और ये उरूज मुमताज साहिबा ये हंस रहे हैं। वकार यूनिस कह रहे हो भाई लगा भी लो, कितना टाइम लगाओगे इसमें, भाई शर्म करो, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाले कौन है? खुद पाकिस्तानी। कभी सुना है कि रवि शास्त्री इंडिया में बैठ के इंडिया के बारे में बुराइयां कर रहा हो? ये हम ही हैं जो अपने बारे में बुराइयां कर रहे होते हैं। और पीसीबी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता अगर आप नहीं कर सकते तो जो आपने जो अपना बैनर बनाया था ना पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो नीचे इतने बड़े स्पॉन्सर्स की कितनी बड़ी लड़ी आ रही होती है, तो इन्हीं से ही कह दो कि ए स्पॉन्सरों, इन स्पॉन्सर्स में से किसी एक स्पॉन्सर्स को कह दो, अगर कोई टीसीएल वो आपको स्पॉन्सर करता है आपके ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, टीसीएल से कह दो आपसे गुजारिश है कि आप स्पॉन्सर कर ले, हमें इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगा ले, ता का वास्ता इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगवा लें, और नीचे एक कंप्यूटर वाला बंदा बिठा ले जो कंप्यूटर में बैठ के कर रहा हो, अच्छा जी डेवन कॉल में 200 क्लिक, 2 मिनट में ऊपर वो आ जाएगा आपका। वो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक दौड़ है भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करो। पहले जब क्रिकेट आई थी 2016 में, जो वो बाउंड्री फैंस थी उसमें वो फ्लैक्स, ये अब जाके इलेक्ट्रॉनिक वो
फेंस लगा है, तो ये भी तो आपने इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगाया, पहले तो वो आपने वो फ्लेक्स का लगाया हुआ था। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड लगा लो, नहीं होता तो हम ये जो क्रिकेट के जो छिदाई बैठे इन्हीं से चंदा इकट्ठा कर लो, हम आपको चंदा दे देंगे इसके लिए। 4-5 स्पॉन्सर्स को इकट्ठा करके कहते हो कि भाई लाहौर और कराची ये 2 बड़े हमारे स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत मैचेस होते हैं, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक बहुत बड़ा स्कोरबोर्ड लगा ले और एक सिस्टम बना ले यहाँ पे कि कंप्यूटर, तारे वगैरह, नेट वगैरह जो भी है बिजली, वो देखें उसका। तो स्पॉन्सर्स को अच्छी जगह यूज करो, वही मैनुअल वो लोहे के लगा रहे तख्ते ठा करके, घंटा लगता है उसमें, तो बैटमैन 100 करके बैठा होता है। तो खुदा का वास्ता 1662 की जो क्रिकेट है ना, प्लीज इससे निकल जाओ। और ये 2022 है, 2022 की क्रिकेट के हिसाब से खेलो, पिचेस तब्दील कर। हम नहीं चाहते कि हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बने, भाड़ में गई ये टीम। हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारे जो स्टेडियम्स है कम से कम उनकी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग हो जाए। स्कोरबोर्ड नया लगवा लो, मैंने देखा अब तक इस पर कोई बात नहीं की, तो प्लीज इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड लगा लो। और इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड के साथ साथ जो फैंस है उसको भी बेहतर कर लो, पिच को भी बेहतर कर लो और सीटिंग प्लान्स को भी बेहतर कर लो। लोग शादियों की कुर्सियों पे बैठे होते हैं, कुछ फोम वाली कुर्सियां लगा लो, इस तरह प्लानिंग होती है। तो ये हमारी एक छोटी सी सजेशन है, अगर अच्छी लगती है पिचेस के बारे में, सीट्स के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड के बारे में, तो उसको कर लीजिएगा। और ये मुझे बात बताओ, ये थर्ड पार्ट कौन से सस्ते नशे करके बैठा था, ये कौन सा कोई गत्ता माल फूक रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि चल ऐसा फीम ऐसे करके ना बैठे होते हैं, सूंघ रहे होते हैं और नशे। मुझे बात का लगता है कि हमारे जो थर्ड अंपायर है नशे में होते हैं, नशा कर रहे होते हैं और नजर मैच पे होती है लेकिन नशा कर रहे। जब पता चलता है ओ अब हमारे पे अपील हो गई तो फिर होता है हाँ ओके जी, बॉल ट्रैकिंग कमिंग अप नेक्स्ट, स्टैंड बाय। एक तो इनका स्टैंड बाय नहीं आता, मतलब 2-2 घंटे ये स्टैंड बाय में लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सिस्टम ही आपका पुराना है, आपका सिस्टम ही वो मांग तांग के आपने किया हुआ है। गुजारिश मेरी यही है कि अगर पीसीबी के पास इतना दमगुदा नहीं है तो ये स्पॉन्सरशिप्स को ही कह दो, ये ब्रांड इंडोर्समेंट्स वो लोगों को कह दो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं इनसे कह दो कि भाई आप क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं तो आपको ये हमारे काम है, आप ये कर दें, हम आपको आपका नाम लगवा देंगे ब्रांड में। ब्रांड्स को कहो कि भाई आप अपनी कंपनी का लोगो साथ लगवा लें, लेकिन ये काम कर दो प्लीज। हमारा थर्ड अंपायरिंग का जो जितना भी सिस्टम है, वो कंप्यूटर, वो स्क्रीन है, वो फजूल है, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड वो है नहीं, कोई चीज बेहतर नहीं है। तो भाई आप एडवर्टाइज कर दो इन सबको कि भाई ये टीसीएल को चला गया, ये डॉलर्स को चला गया, फलां को चला गया। अब फिर किट पे बात कर लेता हूं मैं। भाई अगर आपके पास कोई भी अच्छा किट स्टार नहीं है तो भाई आप एक काम करें, ये जितने भी ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए हैं इनसे को भाई आप लोग हमें अपना वर्ल्ड बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए किट डिजाइन करके तो भाई फ्री में करके दे देंगे। इतनी मोहब्बत है हमें अपनी क्रिकेट टीम से, फ्री में काम करने को हम तैयार है। तो लो भाई टेस्ट मैच तो हो गया ड्रॉ और सीरीज 0-0 से भी ड्रॉ हो चुकी है। और मैं इसमें एक और बात करना चाहता हूँ कि भाई देखो आईसीसी से मेरी गुजारिश है कि देखो अगर इस किस्म का सिनेरियो हो कि लास्ट डे हो, उसका लास्ट सेशन हो, लास्ट 1-2 विकेटें रह गई हो, 5-10 ओवर है, 15-20 स्कोर रह गए, 30 स्कोर रह गए, इवन 40 स्कोर रह गया, आईसीसी से मेरी गुजारिश है कि सूरज को देखने से बजाय आप एक पिंक बॉल पकड़ा दिया करो, पिंक बॉल पकड़ा दो, यूज द पिंक बॉल इन दिस सिचुएशन, टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालो। ये मैं तो मेरी एक और आईसीसी से मैं एक और एज अ फैन एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो ड्रा वाली जो ये मनहूसियत है ये खत्म कर दो, या विन या लूज, ड्रा का चांस ही ना हो। खेले तो शेरों की तरह हम खेले, पिंक बॉल दे दिया करो बॉलर्स को कि भाई ये पिंक बॉल पकड़ो 5 ओवर्स के लिए, जस्ट फॉर 5 ओवर्स। वनडे T20 में ड्रा का चांस नहीं है, मजा आता है, या तो जीतते हैं या हारते हैं। और एक और मैं आपको बता दूं कि ये शान मसूद साहब को पाकिस्तान की वनडे टीम का वाइस कप्तान बना दिया गया। अच्छा वाइस कप्तान तो बना दिया, लेकिन इस पे एक सवाल पूछा गया था बाबर आजम साहब से, जिसपे उन्होंने कहा था कि भाई मेरे इल्म में ये बात नहीं है, यानी कि और ये न्यूज में भी बहुत अब आना शुरू हो गया कि शान मसूद को पाकिस्तानी टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया है। और बाबर आजम जो कि कैप्टन है पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में, उनको खबर ही नहीं। तो ये चूंकि 1992 के सारे प्लेयर्स हैं या ये जो 2009 का चैंपियंस ये वर्ल्ड कप जीते उनके प्लेयर्स हैं, तो ये समझते हैं भाई हम ही सुपरस्टार है, बाकी और कोई सुपरस्टार नहीं है, इसीलिए इनकी ईगोस हर्ट होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तबाह हो चुकी है, क्योंकि हमारे जितने बड़े खिलाड़ी उनकी ईगोस हर्ट होती है कि नया लड़का क्यों खेल रहा है। अल्लाह ना करे ये बाबर आजम को कप्तानी से हटा देंगे। अगर आप एक कैप्टन को कंसिस्टेंसी से काम कर देते तो वो काम करता है। मुझे उम्मीद है बाबर आजम से कि अगला जो एशिया कप या जो अगला वर्ल्ड कप है, आई होप सो कि वो पाकिस्तान जीते। और बाबर आजम ही की वजह से जो यूनिटी है ना आपकी टीम के अंदर, जो ये टीम इतनी मुत्तहिद हुई हुई है, इतनी जुड़ी हुई है, ये बाबर आजम ही की मजबूरी मिन्नत है। अगर ये बाबर आजम निकाल दो तो जो भी टूटी फूटी टीम है ना आपकी, वो भी उसका अमलियामेट हो जाना है। अब चलते हैं स्टैट्स की तरफ। जो लास्ट 3 टेस्ट सीरीज हुई है ना पाकिस्तान में, वो कुछ ये है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, इंग्लैंड से भी हारे, शुक्र है अल्लाह का न्यूजीलैंड से ड्रॉ कर लिया, वरना मुझे लग रहा था कि हैट्रिक टेस्ट सीरीज अब हम हारने लगे हैं, जो एंड में सिचुएशन बन गई थी कि हम हारने लगे थे टेस्ट मैच। और इसी के साथ ये आप देख लें लास्ट 8 टेस्ट मैचेस, ये देख लें पाकिस्तान के जो लास्ट 8 टेस्ट मैचेस हुए हैं, ये उसका रिकॉर्ड है, या तो ड्रॉ हुए हैं या हारे हैं। पाकिस्तान ने लास्ट 8 टेस्ट मैचेस में 4 ड्रॉ किए हैं और 4 हारे, जीता कोई भी नहीं है।
और आपको पता है पाकिस्तान लास्ट टेस्ट मैच अपने सोइल पे कब जीता था? फरवरी 2021 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जब टेस्ट क्रिकेट अभी रिवाइवल हुई थी। और सऊद शकील ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, 20+ स्कोर जो है मोस्ट में, उसमें सऊद शकील आ गए 10 इनिंग्स में 20+ स्कोर किए। यानी कि सऊद शकील ने अपने करियर के आगाज में अभी तक सिर्फ 10 इनिंग्स खेली और 10 की 10 इनिंग्स में उन्होंने 20+ स्कोर किए। ये रिकॉर्ड है, सेकंड नंबर पे है। इसी के साथ सऊद शकील ने मोस्ट अमाउंट में 50s की हैं, तकरीबन 5 50s की हैं 10 इनिंग्स में। और ये बाबर आजम साहब का स्टैट है। 4th इनिंग्स में अच्छा नहीं है, 37 की एवरेज है, और जबकि सबसे अच्छी एवरेज है इनकी सेकंड इनिंग्स में। और जाहिर बात है जो 4th इनिंग्स की जो पिच होती है ना वो बहुत बुरी है, और एक ही सेंचुरी के वो हमें पता है जो वो 196 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इधर ही। तो 4th इनिंग्स में वाकई खेलना मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बात है कि 40 की एवरेज है इस बंदे की लास्ट इनिंग्स में, 37 की एवरेज है, यानी कि 40 की एवरेज है तकरीबन, तो इतनी बुरी तो नहीं है। सरफराज की टोटल एवरेज 40 नहीं है, रिजवान की नहीं है, अजहर अली की उसकी करियर एवरेज 40 नहीं है, इस बंदे की ये 4th इनिंग्स में एवरेज 40 है। तो ये बहुत से खिलाड़ी से बेहतर है। तो प्लीज इस पे जो तनकीद लोग करते हैं ना करें। हाँ, इसकी कप्तानी पे बंदा तनकीद कर सकता है, लेकिन इतनी भी तनकीद ना करें कि ब्लो द बेल्ट जाके कहेंगे भाई इसको कप्तानी से हटा दो। आप इस तरह तनकीद करें कि भाई एज अ सजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये थी आज तक की क्रिकेट टॉक्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे। Who the fuck told you I was